हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, हमारे नहीं आपके आपके प्यारे से YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की विज्ञान। तो अब जो अंतिम समय है उसमें हम क्लास 10th के जितने भी फिजिक्स का जो पोर्शन है भौतिक विज्ञान का, उसमें प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट में न्यूमेरिकल करा रहा हूं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको, आज ये चौथी वीडियो है, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो कराई है। उन 3 वीडियो में मैंने आपको गिनती के 16 प्रश्न कराए थे और वो 16 प्रश्न आपके प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट आपके फॉर्मूले और उसमें इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल हर तरीके का जो बनता है वो सभी मैंने कराए हैं। यदि आपने जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, आप सीधे यहां पर आए हैं, तो पहले उन पीछे वाली वीडियो को देखकर जरूर आए। चलो चलते हैं। तो अब इसमें मैंने आपका लिया है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर को मैंने लिया है। तो इसमें जितने भी आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी को मैं कराऊंगा और इनसे संबंधित आपके जो फॉर्मूले बनते हैं उन्हें भी मैं कराऊंगा। अंत में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ऐसे प्रश्नों को करने की, जिन्हें आप अगर शॉर्ट ट्रिक को सीधे याद रखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उसमें कोई समझने की बात नहीं होती है, वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, जिससे पहले तो मैं सभी न्यूमेरिकल को समझाऊंगा, फिर लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उन सभी प्रश्नों को कर पा रहे होंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको मानव नेत्र में जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें कराने से पहले कुछ इंपोर्टेंट मैं बातें आपसे करना चाहूंगा। जैसे कि मैं आपने अभी जो पीछे वाले चैप्टर हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया है कि एक होता है आपका अवतल लेंस, एक होता है आपका उत्तल लेंस। सर इससे क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पर जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की दो इंपोर्टेंट कंडीशन है जिनकी वजह से मानव नेत्र के दोषों को दूर करने के लिए इन लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो सर वो क्या क्या कंडीशन है? तो देखो, उत्तल लेंस में आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 6। अब उन 6 स्थितियों में जो सबसे लास्ट वाली 6वीं स्थिति है वो सबसे इंपोर्टेंट है और आपके अवतल लेंस में सिर्फ प्रतिबिंब बनाने की एक स्थिति है, वही इंपोर्टेंट है। कहने के लिए तो उसमें 2 है पर इसमें एक इंपोर्टेंट है। अब वो कौन सी स्थिति है, चलो उन पर चर्चा करते हैं। तो मैं पहले उत्तल लेंस की बताता हूं। तो इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखी हो। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपसे कि जो आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में आपके 2 फोकस होते हैं। जैसे 2 फोकस में से प्रथम फोकस होता है एक होता है द्वितीय फोकस। अब उत्तल लेंस में आपको याद रखना है कि ये जो इधर साइड आपके इधर राइट साइड में इसका द्वितीय फोकस होता है और लेफ्ट साइड में इसका प्रथम फोकस होता है। इसी का सेम उल्टा है आपका अवतल लेंस में। अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में होता है द्वितीय फोकस और आपका राइट साइड में होता है प्रथम फोकस। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रथम फोकस और आपके प्रकाश के केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और ये कंडीशन क्यों इतनी इंपोर्टेंट है? तो हम क्या करते हैं, हम जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है उन्हें लगाते हैं। तो पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। क्या बोला मैंने? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। तो ये जो प्रकाश कण है ये अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंसों में अपवर्तन होता है और दर्पणों में परावर्तन होता है। तो ये आपकी द्वितीय फोकस से निकल जाएगी। अब एक नियम और है इसमें जो प्रकाशिक केंद्र वाला है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो आगे कहीं प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधी निकल जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों प्रकाश कण कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों प्रकाश कणों को जब मैं बैक करता हूं पीछे, तो पीछे यहां कहीं ये मिल जाएंगे, यहां कहीं ये मिल जाएंगे यहां पर। तो यानी कि उत्तल लेंस की 6वीं कंडीशन, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के पीछे आभासी बनता है, आभासी और बड़ा। ये कंडीशन है इसमें, आभासी और बड़ा, यानी कि पास में रखी वस्तु का वह दूर प्रतिबिंब बना देता है। जैसे कोई वस्तु पास में रखी है, ठीक है ना, और मैंने बीच में लगाया उत्तल लेंस। ये वस्तु है आपकी, ये मारकर मान लो आप ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, और ये आपका उत्तल लेंस, ये मैंने लगाया। तो जैसे ही बीच में उत्तल लेंस लगाया तो इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो पीछे साइड में बड़ा बन जाएगा। तो ये कंडीशन होती है उत्तल लेंस की। अब अवतल लेंस की देखो। तो अवतल लेंस में मैं कहीं भी वस्तु रखता हूं,
फोकस और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रख दूं, इसमें जो है ये आपकी एक ही कंडीशन इंपोर्टेंट है कि मैं वस्तु को F2 और प्रकाश अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रख सकता हूं। तो मैंने आपकी यहां वस्तु रख दी। अब वो हमारे पास जो दो नियम है लगाते हैं। पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, ध्यान से सुने, तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर आपके अवतल लेंस में प्रकाश कण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की जो प्रकृति है, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है कि यह प्रकाश कणों को फैला देता है ऐसे करके। अब बताओ ये जो प्रकाश कण कहीं जा पाएगी द्वितीय फोकस से? तो नहीं, पर हमें प्रतीत होगी। अगर मैं इसे बैक करूं तो पक्का ये द्वितीय फोकस से जाएगी, तो इसे बैक करने पर ये द्वितीय फोकस से निकलेगी, ऐसा हमें प्रतीत होगा। ठीक है ना, पहला नियम लग गया ये। दूसरा लगाता हूं मैं प्रकाशित केंद्र का, जैसे यहां पर लगाया है कि प्रकाशित केंद्र से जाने वाली प्रकाश कण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो वही लगा देता हूं। तो ये आपकी प्रकाश कण बिना विचलित हुए सीधे निकल। अब बताओ, दोनों प्रकाश कण यहां मिली तो इसका प्रतिबिंब आपका ये बन गया। क्या समझे आप? दोनों प्रकाश कण यहां मिली और इसका प्रतिबिंब बन गया। ये प्रकाश कण अपने आप नहीं मिली है, हमें कल्पना करके प्रतीत हुआ है, तब यहां पर ये दोनों काटे गए। क्योंकि मेन जो प्रकाश कण है वो ये दोनों है, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे, आगे पीछे आप यहां मिलेंगे। तो यहां पर प्रतिबिंब बनता है आभासी छोटा। बस यही दो कंडीशन है जो आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस की मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। एक तो उत्तल लेंस में ये है आपकी 6वीं कंडीशन, और अवतल लेंस में तो यही है। अब इसका मतलब समझो आप, यानी कि आपके सामने कोई बड़ी वस्तु है, दूर आपकी बड़ी वस्तु है। अब आपको उसका जो प्रतिबिंब है ना पास चाहिए, पास। तो ये वस्तु हो गई दूर बड़ी। अब हमने बीच में लगाया अवतल लेंस, तो अवतल लेंस ने क्या किया कि इस बड़ी वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब हमारे पास में बना दिया यहां पर। ठीक है, ये आपकी वस्तु है जो कि दूर है और बड़ी है। अब इस वस्तु का मैंने अवतल लेंस आंख के और वस्तु के बीच में लगाया, तो इस अवतल लेंस ने इस वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब मेरी आंख के सामने बना दिया, नजदीक बना दिया। तो इसमें होता है ये दूर रखी वस्तु का पास में प्रतिबिंब ये बनाता है, पास में प्रतिबिंब ये बनाता है, और पास में रखी वस्तु का दूर प्रतिबिंब ये बनाता है, दूर प्रतिबिंब। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? बस इन कंडीशन को अगर आप सीख गए तो मानव नेत्र का कोई भी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं है जो बनेगा नहीं। ठीक है, अब मैं सीधे मानव नेत्र के कॉन्सेप्ट पर चलता हूं। अब मानव नेत्र में जो मानव नेत्र से और प्रकाश से संबंधित मानव नेत्र में जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो आपकी क्लास 10th में बहुत 5 प्रकार की दे रखी हैं। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविंदुकता, मोतियाबिंद, ऐसे आपकी 5-6 बीमारी आपके क्लास 10th के मानव नेत्र वाले चैप्टर में दे रखी। अब उन 5 में से जो आपकी इंपोर्टेंट है वो आपकी 2 है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। हमें क्या पढ़ना है? हमें मानव नेत्र के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। अब मानव नेत्र के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इन्हीं दोनों दोषों से बनते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष से बनते हैं और दूर दृष्टि दोष से। अभी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, अगर आपको ये सब आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे न्यूमेरिकल में पहुंच सकते हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, और उधर लाल वाला बटन है वो सब्सक्राइब कर दें। चलो चलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या सर, पहले ये बताओ। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि इसमें निकट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निकट। तो निकट वाले में निकट का तो दिखाई देता है, ये क्या सर? तो ऐसा ही है, निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। और सर दूर दृष्टि दोष में या तो इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहो या फिर दूर दृष्टि दोष कहो, बात एक ही है। इसमें क्या बोल रहा है? दूर दृष्टि दोष। तो बच्चों को लगता है दूर दृष्टि दोष यानी दूर का ही नहीं दिखता है। आप उल्टा सोचें, इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का आपको दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता है। अब सर इस दोष को दूर कैसे करें? तो अभी मैंने आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनने की 2 कंडीशन बताई, क्या थी वो आपको ध्यान है? तो अवतल लेंस, अब मैं यहां पर आपसे ही पूछता हूं कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। यानी कि दूर कोई वस्तु रखी है और मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी।
पास की दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी आंख से कोई छेड़खानी नहीं करते। हम क्या करते हैं कि बीच में ऐसा लेंस लगाते हैं, बीच में ऐसा लेंस लगाते हैं तो दूर रखी वस्तु है जिसे वो देख नहीं पा रहा है, जिसे वो देख नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसा लेंस लगाऊंगा तो वह लेंस दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना दे। तो अब आप सोचो कौन सा लेंस है जो मैंने पीछे बताया था, वीडियो को बैक करके देख लो या आपने लिखा हुआ उसमें देखो, कौन सा लेंस है जो दूर रखी वस्तु का नजदीक प्रतिबिंब बनाता है। सोचो तो कौन सा है, बिल्कुल अवतल लेंस, बिल्कुल। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है अवतल लेंस। आप समझे, अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अब आ जाओ दूर दृष्टि दोष पे। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, दूर रखी वस्तु दूर दिखाई देगी आराम से, ठीक है ना। यहां से कहो आपकी 80 मीटर 90 मीटर 100 मीटर दूर वस्तु दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो वही बात है, आंख से हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अब मुझे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा तो नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब दूर बन जाए, दूर का वो देख सकता है आराम से। तो मैंने क्या किया, उत्तल लेंस लगा दिया। और उत्तल लेंस क्या करेगा, जो नजदीक की वस्तु है उसका प्रतिबिंब दूर बना देगा, और दूर तो वो देख ही सकता है। तो बस आंख में जो कोई भी दोष होता है उसमें आंख में आंख को खोलकर ऑपरेशन नहीं करते हैं। बस यही है कि निकट दृष्टि दोष है तो आपके सामने अवतल लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस लग गया तो जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब आपका निकट बन जाएगा, और निकट का तो आदमी को दिखाई देता ही देता है। और आपका दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं देता। तो मैं लगाऊंगा उत्तल लेंस। क्या लगाऊंगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस क्या करेगा, निकट की जो वस्तु है वो नहीं दिखाई दे रही है उसका प्रतिबिंब वो दूर बना देगा, और दूर तो वो देख सकता है। इसलिए इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस लगाया जाता है। अगर आप ये समझ गए हो तो प्लीज लाइक कर दें, दिल आग बना दें, कमेंट कर दें जल्दी। देखो अब सर इसमें पेपर में हमको आप बता रहे हो तो बिल्कुल हमें याद हो गया कि सर निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। लेकिन सर ये 1-2 दिन याद रहेगा, मैं भूल जाऊंगा। और पेपर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा ही जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं। और जब हम सोचते हैं उत्तल था या अवतल था तो आज से उसकी टेंशन खत्म। क्या है, ध्यान से हो सर कैसे कह रहे हो टेंशन खत्म, टेंशन तो बनी रहती है, आज से टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं तो देखो, तो ये हो गया आपका DUNA। ये जो ट्रिक मैं लिख रहा हूं, अगर ये आपको जो ट्रिक याद हो गई तो समझ जाओ आपका मजा ही आ गया। तो दूना ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बता सकते हो कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। देखो 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 ध्यान से देखो। तो डी से हो गया आपका दूर, दूर दृष्टि दोष, और यू से बताओ, बिल्कुल यू से हो गया आपका उत्तल लेंस। आया ना मजा, दूर और उत्तल ये आपके साथ साथ। इधर आपका एन से सर समझ गए, बिल्कुल एन से निकट, और ए से सर, ए से आपका हो जाएगा अवतल। इस प्रकार आपकी दूना जो ट्रिक है वो आपका जो एकदम बेस्ट ट्रिक है। अब दूना ट्रिक का नाम सुनते ही आपका हाथ सीधे लाइक पे जाना चाहिए। लाइक भी आपको दूनी करनी है, सब्सक्राइब भी आपको दूनी करनी है, कैसे भी करके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं हम न्यूमेरिकल पे। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपके मानव नेत्र से संबंधित है। सब तो नहीं पढ़ा हमने, पर हमने वो चीजें पढ़ ली है जो न्यूमेरिकल के लिए इंपोर्टेंट है। तो सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, तो आपके सामने स्क्रीन पर है मानव नेत्र का पहला प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट से करके दिखाता हूं और फिर लास्ट में बताऊंगा एक बेहतरीन ट्रिक। तो पूरी वीडियो में बनी रहे, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष सुनते ही आप बता सकते हो कौन सा लेंस है, तो बिल्कुल बता सकते हैं सर, आपने बताया था दूना। निकट एन हो गया निकट, और ए हो गया अवतल, तो पता चलेगा ना कौन सा लेंस इसमें, अवतल लेंस। और इसमें पूछा भी है किस प्रकृति का और किस क्षमता का लेंस चाहिए, तो किस प्रकृति का हमें लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस चाहिए। और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है सर, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की प्रकृति होती है प्रकाश किरणों को बिखेरना, प्रकाश किरणों को बिखेरना, यानी कि अपसारी लेंस। लास्ट में बताऊंगा आपको, देखो ध्यान से। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक ही देख सकता है। अब भाई निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर का तो दिखाई देता है,
निकट का मतलब दूर का दिखाई देता है, मैं लिख देता हूं उसमें, दूर का उसे दिखाई देता है लेकिन निकट का उसे दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष में यही है, निकट दृष्टि दोष में मैंने सब गलत लिख दिया, इसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं देता, निकट का दिखाई देता है और दूर का नहीं देता। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का दिखाई देगा, लग तो ऐसा रहा है निकट दृष्टि दोष है, ये मैं बात कर चुका हूं, ठीक है, दूर का नहीं दिखाता। अब वो क्या कह रहे हैं कि 100 मीटर तक ही देख सकता है, वो 100 मीटर तक, 100 मीटर तक ही देख सकता है, उसके अलावा उसे आगे नहीं दिखाई देगा। यानी कोई वस्तु 100 मीटर से आगे 110 मीटर है तो वो उसे नहीं दिखाई देगी। और उसे हम क्या करें ऐसा है, कौन सा उसके आंखों के सामने लेंस लगाएं कि वो अनंत तक ही देख सके, अनंत तक भी देख सके। यानी हम क्या करेंगे कि अनंत पे एक रखेंगे वस्तु और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाऊंगा मैं, 100 मीटर पर। 100 मीटर पर क्यों बनाऊंगा, 100 मीटर तक ही तो देख सकता है वो। आप समझ में क्या कर रहा हूं, यानी आपका इसमें लगेगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस लग जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, मान लो ये अनंत पर वस्तु रखी है। अब ये वस्तु इसे देखनी है, ये अनंत पर रखी वस्तु इसे देखनी है। अब प्रश्न में बोला गया है कि ये कहां तक देख सकता है, 100 मीटर की दूरी तक ही साफ साफ देख सकता है। तो मान लो यहां से प्रकाश के केंद्र से यहां आपकी 100 मीटर दूरी है, आप समझे। तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएंगे, 100 मीटर दूरी पे। तो यहां पर जो आपके प्रतिबिंब की दूरी हो गई वो हुई 100 मीटर, और वस्तु कहां रखी है, अनंत पे। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस और प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें माइनस, क्योंकि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी आपने देखा था, मैंने शुरू में बताया था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस की दोनों जो कंडीशन नीचे आई थी वो दोनों आभासी थी, और आभासी होंगी तो प्रतिबिंब हमेशा माइनस का होगा। सर ये कब बता दिया आपने, तो मैं कहता रहा हूं पीछे वाली वीडियो को देखो, उस पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया है सभी डिटेल में कि प्रतिबिंब की दूरी कब प्लस की लेनी है, कब माइनस की लेनी है, सब में बताया 3 वीडियो में। तो जो बच्चे देख के आए होंगे वो समझ गए होंगे मैंने वी माइनस का क्यों लिया है, ठीक है। अब बच्चे के समझ में ये नहीं आता कि सर ये वी और यू ये क्या चक्कर है। देखो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, मैं क्या करता हूं इसे मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। प्रश्न में बोला गया है कि अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी 100 मीटर पर वस्तु रखी है उसे वो देख सकता है, ठीक है। अच्छा हो गया, उसकी क्षमता है 100 मीटर तक अगर कोई वस्तु है तो देख लेगा, लेकिन हमें दिखानी है अनंत पर रखी वस्तु। तो मैं क्या करता हूं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 पर बना देता हूं, और किससे बनाऊंगा मैं, लेंस से। तो मैं उसकी आंख के सामने ऐसा लेंस लगाऊंगा कि वो 100 मीटर, वो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 मीटर पे ले आई। तो ये अनंत पर रखी वस्तु है, ठीक है। यहां मैंने लगाया आपका लेंस, ये उत्तल लेंस, ये कौन सा अवतल लेंस, ये लगाया मैंने अवतल लेंस, और यहां आपका मानव नेत्र है, यहां आपका नेत्र है, यहां आपका नेत्र है। तो नेत्र के सामने वस्तु रखी है अनंत दूरी पर, मैंने नेत्र के सामने लगाया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ने क्या किया कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनाया, वो बनाया आपका 100 मीटर पर। तो अब आप समझे, तो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और ये आपकी वस्तु है। इसलिए लिखा मैंने कि वस्तु की दूरी अनंत और प्रतिबिंब की दूरी 100, क्योंकि 100 तक वो देख सकता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें कुछ रहा नहीं है, अब तो हो गया, बस यही पहचान लो यू और भी, अब हो गया, कुछ नहीं है। अब देखो सीधे लेंस है, लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हो गया, हो गया, बस कुछ नहीं है। 1/f सर बिल्कुल समझ गए, 1/v माइनस के 100 बिल्कुल सर, और माइनस के 1/u कितना है, माइनस के अनंत। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/f बराबर हो जाएगा माइनस के 1/100, और ये हो जाएगा प्लस के 1/∞। सर क्यों इतना घुमा रहे हो उसे, ये कितना हो जाएगा, 0, 1/∞ यानी 0। तो ये फाइनली आ गया 1/f बराबर माइनस के 1/100, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो मजा ही आ जाए, f बराबर माइनस के 100 मीटर। सर मीटर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ऊपर आपकी 100 मीटर दी गई है, दूरी मीटर में तो आंसर ही मीटर में आएगा। तो ये फोकस दूरी आ गई माइनस 100 मीटर। अब आप बता सकते हो कि लेंस की प्रकृति कैसी है, ये तो मैंने इस नाम से ही पहचान लिया था कि लेंस कौन सा होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि फोकस दूरी माइनस में आई हुई है, और माइनस की फोकस दूरी अवतल लेंस, मैंने बता चुका हूं, हाँ बिल्कुल। तो फोकस दूरी इसमें माइनस है, तो अवतल लेंस एकदम सही है। अब आपसे प्रकृति पूछी है, प्रकृति, तो हम प्रकृति इसकी लिख सकते हैं, कहां पर लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं उसमें। तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति वो होगी, जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश कणों को बिखेर देता है,
तो अपसारी प्रकृति, तो यानी उसे अपनी आंखों के सामने अपसारी प्रकृति का लेंस लगाना चाहिए, अपसारी प्रकृति का लेंस लगाना चाहिए। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता बताओ, तो आप बता सकते क्षमता कितनी होगी? बिल्कुल बता सकते हो आप। तो हमने सर से पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। लेकिन ये जब लगाते हैं जब फोकस दूरी मीटर में हो, तो यहां पर मीटर में ही दे रखी है, तो P बराबर 1/f कितनी है? -100। तो P बराबर आएगी -0.01 डायोप्टर। और मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको सिर्फ लेंस की क्षमता में डायोप्टर मात्रा याद है, वो मैंने लिख दिया। तो यानी कि जिस आदमी को ये प्रॉब्लम है उसके चश्मे के, उसका जो चश्मा होगा आपका अवतल लेंस का, उसके चश्मे के कोने पे लिखा होगा -0.01 डी, ठीक है ना? तो ये उस लेंस की क्षमता होगी। अब अगर ये आपके नहीं समझ में आया तो पीछे बैक करके दोबारा देखें से, और आगे भी जाना है तो आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उनमें समझना, ठीक है? अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखें, दूसरा, एक दीर्घ दृष्टि दोष का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर, तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर हो? तो अभी जो मैंने पीछे वाला प्रश्न कराया है वो निकट दृष्टि दोष का था। अब आप कहोगे सर दूर दृष्टि दोष का, तो ये रहा आपके सामने एक दूर दृष्टि दोष का। सर दूर, हाँ बिल्कुल, दीर्घ यानी दूर, तो ये दूर दृष्टि दोष का ही प्रश्न है। अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि दूर दृष्टि दोष है, तो यहां मैं कौन से लेंस का यूज करूंगा? बताओ, दूना, डी से दूर और यू से उत्तल। तो यहां आपके आंख के आगे आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस। अब समझते हैं। तो देखो, ये हमारा मानव नेत्र है, ध्यान से समझेंगे आप सभी, ये हमारा मानव नेत्र है, ठीक सर, समझ गया मैं। अब इसमें बोला गया है कि निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो मानव नेत्र से 75 सेंटीमीटर दूरी पर निकट बिंदु है, 75 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर निकट बिंदु है। सर इस बात का मतलब क्या है? यानी इस बात का मतलब ये है, पहले तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, एक मनुष्य जिसकी आंख स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो वो निकटतम कितना देख सकता है, न्यूनतम कितना देख सकता है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इस मार्कर पे जो अक्षर लिखे हुए हैं इन्हें मैं पढ़ना चाहूं नजदीक से, तो अपनी आंख के पास कितना लाऊंगा इसे, जहां मैं इसे आसानी से पढ़ सकता हूं? तो मैं अपनी आंख के कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पे इन अक्षरों को मैं आसानी से पढ़ सकता हूं। वैसे पढ़ने के लिए तो मैं इसे नजदीक लाकर भी पढ़ सकता हूं, पर क्या है कि मुझे आंख पर जोर डालना पड़ेगा, मेरी जो पक्षमाई मांसपेशियां हैं वो तनेंगी, जिससे मेरी आंख पर जोर पड़ेगा, फिर पढ़ पाऊंगा। लेकिन बिना आंख पर जोर पड़े न्यूनतम दूरी कौन सी है जहां मैं वस्तु को साफ स्पष्ट तरीके देख सकता हूं? तो वो है 25 सेंटीमीटर। ये बात समझे आप? ठीक है। तो ये आपका एक नेत्र है, ये डिफेक्टेड है। ये कैसा डिफेक्टेड है? ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष है, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसको दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर तक अच्छा खासा, लेकिन ये 75 तक देख पाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो निकट बिंदु है वो 75 सेंटीमीटर है, इसके आगे आपकी कोई भी वस्तु रखी हो उन सभी को देख लेता है, लेकिन 75 के इधर साइड में कोई वस्तु रखी हो तो उसे ये नहीं देख पाता है। अब प्रश्न में यह पूछा गया है कि इस आंख को सही करें, कैसे करें? यानी कि अब मुझे यहां पर मैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा हूं, ये मैंने यहां से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रख दी। अब मुझे ये देखनी है इस आंख से, और ये आंख देख पाती है 75 सेंटीमीटर तक। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। इस आंख में दूर दृष्टि दोष है, और ये जो आंख है वो 75 सेंटीमीटर तक नहीं देख पाती, यानी 75 सेंटीमीटर के उधर का देख पाती है, 75 सेंटीमीटर इधर का नहीं देख पाती। अब मुझे अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर यहां कोई वस्तु रखी है वो देखनी है, 25 सेंटीमीटर, और बल्कि देख कहां तक नहीं पाती, 75 तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा लेंस लाऊंगा वो क्या करे कि जो 25 सेंटीमीटर पर जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बना दे, 75 सेंटीमीटर। सर 75 पर क्यों बना रहे हो? क्योंकि उसकी आंख 75 का ही देख सकती है, 75 या उससे उधर का, उससे इधर साइड का नहीं देख सकती है। मतलब 75 से इधर साइड का वो नहीं देख सकती है, या तो 75 पर रखी कोई वस्तु वो देख सकती है, और या फिर इधर ये देख सकती है, इधर नहीं देख सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो वस्तु जो इधर रखी है जहां पर आदमी को नहीं दिखाई दे रहा है, उस वस्तु का मैं प्रतिबिंब कहां बनाऊंगा, या तो 75 बनाऊंगा या 75 के आगे बनाऊंगा, और वहां का वो आसानी से देख सकता है। तो हम लगाएंगे इसमें उत्तल लेंस। ये हमने आंख के आगे लगा दिया उत्तल लेंस,
अब उत्तल लेंस जैसे ही लगाया, उत्तल लेंस ने क्या करा कि जो सामने वस्तु रखी है, जो उसे नहीं दिखाई दे रही है, उसका उसने प्रतिबिंब बना दिया 75 सेंटीमीटर का। और 75 सेंटीमीटर जैसे ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो उसे आसानी से दिखाई दे जाएगी, क्योंकि वहां तक का वो देख सकता है, जैसे प्रश्न में बोला हुआ है। तो ये जो तरीका, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे इसमें v क्या है और u क्या है, उसके बाद तो ये प्रश्न बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वस्तु कहां रखी है, 25 सेंटीमीटर है, तो u बराबर -25, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। अब उस वस्तु का प्रतिबिंब मुझे कहां बनाना है, 75 पर। ये मुझे कैसे बचा, प्रश्न से, तो ये आ गया v बराबर -75। ये दोनों मान आपको मिल गए तो समझो प्रश्न हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, वस्तु रखी है 25 पर, और ये 25 वाली वस्तु मुझे देखनी है 75 पर। क्यों देखनी है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि 75 सेंटीमीटर रखी वस्तु को वो आसानी से देख सकता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास v है, u है, f निकाल लो। अब तो प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सर ये माइनस वाला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहां लगेगा आपका लेंस सूत्र, क्योंकि यहां पर है आपके लेंस। और हो जाएगा 1/f, f कितना निकालना है, सही है सर। 1/v कितना है, -75, ये भी सही है सर। माइनस के 1/u कितना है, -25, ये भी सही है सर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें, तो 1/f बराबर -1/75 माइनस प्लस के 1/25। अब बताइए भिन्न अलग कर लोगे आप, बिल्कुल। 75 आ गया लासा, यहाँ आ गया -1 प्लस 25 का 75 में 3 मार गया, 3 एकम 3, तो बताओ कितना बचा, 1/f। अच्छा एक बात और, यहाँ पर कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की, तो हमारा आंसर देखना प्लस में ही आएगा। 1/f बराबर 2, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, 2/75 है। 2 से 75 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3, 7, 37.5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f बराबर फाइनली आ जाएगी 37.5, और ये किसमें, सेंटीमीटर में, तो यहां भी आएगी सेंटीमीटर। ये चीज विशेष ध्यान रखें। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी पूछी हुई है, मैंने निकाल ली। प्रश्न में देखो ऐसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कोई प्रश्न बने, उनमें कुछ नहीं है, बस ये पहचानना है आपको कि v क्या है और u क्या है। और मैं बता चुका हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे ये भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ी सी ट्रिक है। अच्छा था, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। वैसे तो यहाँ से आपके यही 2 प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। जो पीछे वाला प्रश्न है वो 2023 में आया हुआ है, और ये मैं बता दूं ये 2022 में आया हुआ है। क्या कह रहे हो सर, बिल्कुल ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, जो पीछे वाला 2023 में आया हुआ प्रश्न है। एक प्रश्न और कराता हूं, फिर चलते हैं ट्रिक पर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जो इन दोनों प्रश्न जो मैंने अभी कराए हैं उनसे थोड़ा हट के है। तो यही 3 प्रकार के प्रश्न आपके मानव नेत्र से बनते हैं और बने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका 2023 में आया हुआ है, दूसरा प्रश्न आपका 2022 में, और ये वाला भी आपका 2022 में ही आया हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, ध्यान से समझने से। क्या है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। अब 25 सेंटीमीटर दूरी होती कितनी है, बहुत नजदीक, बहुत कम दूरी है। तो चश्मा पहनने के बाद उसे दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर में, तो यानी कि चश्मा नहीं पहना हुआ था तो उसे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो हमें यहां से पता चला कि इसमें जो व्यक्ति है उसे निकट का नहीं दिखाई देता है और दूर का दिखाई देता है। जब निकट का नहीं दिखाई देता तो दूर का पक्का दिखाई देता है। दोबारा समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से समझ क्या कह रहा हूं मैं, कि एक मनुष्य चश्मा पहनता है तब उसे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। चश्मा पहनता है तब उसे आंख के नजदीक जो वस्तु रखी है तब उसे दिखाई देती है। यानी कि चश्मा नहीं पहनता है तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो बताओ ये क्या है, कौन सा दोष है ये सर आपका दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष ये आपने बताया है, ये दूरदृष्टि दोष है। और जब हमें ये पता चल गया कि ये दूरदृष्टि दोष है तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर जो इसमें फोकस दूरी दी गई है ये 50 सेंटीमीटर, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो ये f बराबर में क्या लिखूंगा 50 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना मतलब महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है, चश्मा पहनकर 25। अगर आपको ये बात का मतलब नहीं पता होगा तो आप फोकस दूरी को या तो प्लस में लोगे या माइनस में। अगर धोखे से प्लस में ले ली तो सही हो जाएगा, माइनस में ले ली तो गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में आपका यूज होता है उत्तल लेंस। आप सभी जानते हो दूना, तो दूरदृष्टि उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए यहां पर फोकस दूरी प्लस लेनी है, नहीं गलत हो जाएगा।
हर बात का मतलब होता है, प्रश्न को देखते ही उसे पढ़ें, ध्यान से डरे नहीं। हर बार मैं कहता हूं कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको डरना नहीं है, समझे आप? चलो आते हैं अपने प्रश्न पर। अब इसमें क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है? बिना चश्मे, यानी निकट का उसे नहीं दिखाई देता था, तो निकट में कोई वस्तु रखी है, वो वस्तु कहां रखी है जहां तक उसे पढ़ाई नहीं देता, और फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमने कहां बनाया 25 पे। मैं चित्र बना के समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये मानव नेत्र है, ठीक है सर, समझ गए। अब इसके सामने मैंने लगाया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस लगाया तो यहां तक का जो एरिया है ना, ये निकट क्षेत्र कहलाता है, निकट क्षेत्र। पर इसकी रेंज है तो ये 25 सेंटीमीटर का एरिया निकट क्षेत्र कहलाता है, और 25 सेंटीमीटर आसपास का एरिया निकट क्षेत्र कहलाता है। तो उसे कोई वस्तु यहां पर रखी है, इस एरिया में यहां पर कोई वस्तु रखी है, वो उसे पढ़ाई नहीं आती है, वो उसे दिखाई नहीं देती है, वो तो सर किसी को ही नहीं दिखाई देगी। हाँ, फिर भी अगर वो ध्यान से पढ़ना चाहता है और उसे स्वस्थ तरीके से पढ़नी है, वो मान लो कि यहां पर कोई किताब रखी है, उसके अक्षर उसे पढ़ने हैं साफ तरीके से, ठीक है ना, और यहां पर तो कोई जो स्वस्थ मनुष्य होगा वो भी नहीं पढ़ पाएगा। फिर भी अगर उसे पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, जो यहां पर जो वस्तु रखी है, जो यहां पर ये वस्तु रखी है और वो हमें पढ़नी है या देखनी है, तो उसका प्रतिबिंब उठा के कहां बना देगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। कहां बना देगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। और 25 सेंटीमीटर दूरी पर तो आदमी देख सकता है। तो यहां पर ये 25 सेंटीमीटर दी गई है, ये प्रतिबिंब है v बराबर -25। हर बार मैं माइनस इसलिए ले रहा हूं कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की दो ही कंडीशन की वजह से उत्तल लेंस यूज होता है दूर दृष्टि उसमें, और अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि। और दोनों ही कंडीशन में बताओ क्या आया था, आभासी, और आभासी है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस, यहां पर माइनस, तो यहां पर v बराबर माइनस हो गया। निकट दृष्टि दोष में निकट क्षेत्र में कोई वस्तु रखी है जो उसे नहीं दिखाई देती है, जैसे ही चश्मा पहनता है तुरंत उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस बना देता है आपका 25 पर। जैसे ही चश्मा पहनता है तो निकट क्षेत्र की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना देता है 25 पर, और जैसे ही 25 पर बनता है तुरंत उसको वस्तु दिखाई देने लगती है। ये इसमें बोला जाएगा एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी को आराम से देख सकता है। अब उसमें चश्मा नहीं पहना है, तब वह वस्तु कहां तक की नहीं देख पा रहा था, वो वस्तु कहां तक की है, तो मनुष्य किस दूरी में रखी पुस्तक को पढ़ सकता है बिना चश्मा पहने। तो देखो यहां पर आपका u पूछा गया है, तो आप इसमें u आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें प्रश्न कुछ बचा नहीं है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f कितना है आपका 50, 1/v दे रखा है -25, माइनस के 1/u आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां से मैं इसे मिटा देता हूं, तो ये आ गया आपका, अगर माइनस के 1/u को मैं इधर लाता हूं तो माइनस के 1/u क्या हो जाएगा, प्लस के 1/u, और माइनस के 1/25, और इसे इधर ले जाता हूं तो ये माइनस के 1/50। आपका लासा आ गया 50, 25 का 50 में भाग दोगे तो एक बार, तो -1, माइनस के 50 का 50, सॉरी 25 का 50 में भाग दोगे तो दो बार, सॉरी 25 का 50 में भाग दोगे दो बार, और 50 का 50 में एक बार, बराबर 1/u। 1/u बराबर आ गया आपका माइनस के 3/50। आप इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप आंसर आएगा माइनस के 3u बराबर 50, और u बराबर फाइनली माइनस के 50/3। समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं, माइनस के, और ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अब आप सोच सकते हो आंसर सही है गलत है, तो बिल्कुल सोच सकते हैं, u किस में आया है, माइनस में, और माइनस में तुम्हारे एकदम सही है। तो इस प्रकार हमने मानव नेत्र के 3 इंपोर्टेंट प्रश्न किए हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और अगर नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो को बैक करें और फिर देखें। अब मैं एक प्रश्न, दो प्रश्न और कराऊंगा जो मतलब ना तो मानव नेत्र के हैं, ना आपके दर्पण के हैं, ना आपके लेंस के हैं, कुछ अलग प्रश्न हैं जो आपके बन जाते हैं पेपर में। फिर उसके बाद मैं कराऊंगा आपको ट्रिक, जो इन प्रश्नों की ट्रिक है जो वो कराऊंगा, ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न हम कराते हैं, तीसरा आपका चौथा तरफ। अब आपके सामने है लास्ट 4th क्वेश्चन, जो कि आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है। 2019 बोर्ड एग्जाम 2019 में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आपको दिख ही रहा होगा कैसे करना है, कि नहीं, है बढ़िया प्रश्न।
तो ऐसे अगर आपका प्रश्न आए तो उसे कैसे करेंगे। तो मैंने आपका ये देखा और मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना इस प्रश्न को कराया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में ही आपको ये न्यूमेरिकल मिलेगा और अंत में ही मैं आपको बताऊंगा मानव नेत्र के प्रश्नों को करने की ट्रिक। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम करते हैं। चलो, तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें क्या है, कहा क्या गया है। तो इसमें एक ये आपका अविलंब है और ये आपका परावर्तक अपवर्तक तल है। ऊपर माध्यम 1 है, माध्यम 2 है और कोई एक प्रकाश कण आ रही है 30 डिग्री कोण पर और 45 डिग्री कोण पर जा रही है। तो इससे कुछ समझ रहे हो आप यहां हो क्या रहा है। तो यहां आपकी अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना। सर ये तो हमने पढ़ी है, तो पढ़ी होगी तो बताओ कि ऊपर का माध्यम सघन है या नीचे का। इसमें पूछा गया है कौन सा माध्यम सघन है। सघन का मतलब होता है कौन सा माध्यम ज्यादा गाढ़ा है और विरल का मतलब होता है कौन सा माध्यम पतला है। तो यहां पर ऊपर वाला माध्यम सघन है, नीचे वाला, तो बताओ। तो आपने जब अपवर्तन पढ़ा होगा तो वहां पर एक बात पढ़ी होगी कि जब प्रकाश कण, मैं लिखता हूं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, की ओर झुक जाती है। ये आपने अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो ये दोनों पॉइंट अवश्य लिख लें। दूसरा जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं वो इसी का उल्टा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आते हैं तो इसका आप आंसर दे सकते हो, दूर हट जाती है। तो अब आप देखो, अगर प्रकाश कण विरल से सघन में जाए, ऊपर आपका विरल है और नीचे आपका सघन है। जैसे कि प्रकाश कण हवा से पानी में जाए तो हवा माध्यम होगा विरल और पानी माध्यम हवा की अपेक्षा गाढ़ा है तो पानी माध्यम होगा सघन। तो अगर प्रकाश कण आपकी हवा से पानी में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये अभिलंब है, अगर मैंने कोई प्रकाश कण डाली है हवा से पानी में तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन जब प्रकाश कण सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो प्रकाश कण है अभिलंब से दूर हट रही है। कैसे सर? क्योंकि ऊपर जो कोण है वो 30 है और नीचे जो कोण है वो 45 है। तो नीचे का कोण ज्यादा है तो ये अभिलंब से दूर हटी है। सर ऊपर के कोण का नाम नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये ऊपर का जो कोण है वो है आपका आपतन कोण आई। तो ऊपर का कोण दे रखा है आई आपतन कोण 30 डिग्री और नीचे का जो कोण है वो है आपका अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण 45 डिग्री। इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण, क्योंकि यहां पर अपवर्तन हो रहा है। और इसे आपका आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण, क्योंकि प्रकाश कण आ रही है। आपतन कोण होता है आपका अभिलंब और आपकी आपतित कण के बीच में, और अपवर्तन कोण होता है अभिलंब और अपवर्तित कण के बीच में। तो यहां पर इन दोनों में तुलना की जाए तो आपको कौन बड़ा कौन छोटा लग रहा है? तो यहां पर जो कोण आर है वो बड़ा है कोण आई। तो इस प्रकार कोण आर बड़ा है तो जो नीचे वाला माध्यम है वो विरल है और ऊपर वाला माध्यम सघन है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि माध्यम एक सघन है, सघन, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे इस बात को? क्योंकि प्रकाश कण, मैंने क्या लिखा है ये पॉइंट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा माध्यम सघन है? तो माध्यम एक सघन है, माध्यम एक, क्योंकि ऊपर सघन है नीचे विरल है, जब भी प्रकाश कण अभिलंब से दूर हट गई। आगे इसमें पूछा गया है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरे प्रश्न को इसमें करता हूं। तो यहां पर आपका दूसरा प्रश्न है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम एक दूसरे का अपवर्तन। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले माध्यम का नाम है एक, नीचे वाले माध्यम का नाम है दो। तो इसमें बोला है एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो आपको याद आ गया होगा कि अगर आप मेरी क्लास में रेगुलर बने हुए होंगे तो कल वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि इस बात को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। यहां पर अपवर्तनांक की बात करता है तो अपवर्तनांक को हम n लिखेंगे, और यहां पर किसका अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का। देखो
दूसरे का अपवर्तनांक बताओ, दूसरे का, तो जो दूसरे का पूछा हुआ है उसे नीचे पीछे लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष होता है, कल भी मैंने बताया था, जिसके सापेक्ष होता है उसे लिखते हैं आगे। तो यहां आ जाएगा फर्स्ट एन टू। अब इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो पीछे वाला है वो जाता है ऊपर, और नीचे वाला, आगे वाला है वो आता है नीचे। ये एच नहीं है, ये एन है, ठीक है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुने। तो पहले तो मैंने इसमें पूछा गया है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक लिख लिया मैंने। फिर इस बात को मैंने शॉर्ट में लिखा, ये कैसे लिखा, अपवर्तनांक बोल रहा है तो एन, अब किसका अपवर्तनांक है वो पीछे, और जिसके सापेक्ष होता है उसे लिखते हैं हम आगे, ठीक है ना। ध्यान यहां पर होना चाहिए आपका। तो दूसरे का सापेक्ष का अपवर्तनांक दूसरा बोल दिया और पहला हो गया यहां पर। अब इस फॉर्मूले को खोलेंगे कैसे, तो पीछे का आ जाता है ऊपर और आगे का जाता है नीचे। तो ये हो गया आपका एन सेकंड बट्टे एन फर्स्ट। अब हमें इसी का मान निकालना है, तो यहां पर निकालेंगे कैसे सर, आपने तो कल एन बराबर सी अपॉन वी बताया था, और इसमें भी यहां पर एन सेकंड फर्स्ट का मान देता तो मैं इसे निकाल लेता। तो अब आपको यहां जरूरत पड़ेगी स्नेल के नियम की। बड़ा ही बेहतरीन नियम है जो आपने क्लास 10th में अपवर्तन वाले अध्याय में, अपवर्तन जहां पढ़ा होगा वहां अपवर्तन के नियम है दो, उन दो में से जो दूसरा नियम है ना, वही है आपका स्नेल का नियम। सर होता क्या है, तो स्नेल का नियम होता है, मैं लिखता हूं स्नेल का नियम, ये आपका समय है। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है, ये बराबर होता है आपका प्रकाश कण जिस माध्यम से जिसमें जा रही हो उसके लिए, यानी कि यहां बराबर होगा ये फर्स्ट एन सेकंड, इसके बराबर होगा अपवर्तनांक, जो दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक है ना उसके बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान होता है, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम है। अब इससे अगर आपका इसी का मान निकालना है हमें, तो इसकी जरूरत तो है नहीं है, तो हम इसमें इसी का मान निकालेंगे और साइन आई का साइन आर का मान इसमें रख देंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कोण आई यहां पर आपका 30 है और कोण आर आपका यहां पर 45 है, दोनों के मान आप रख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ी है। तो साइन आई का मान 30 और साइन आर, अच्छा प्रश्न है ना, कमेंट करो जल्दी। तो साइन आर 45, तो ये मान निकल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड का, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकल आएगा यहां से। अब इसमें आप आसानी से निकाल सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड बराबर साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2/2, और चाहो तो √2 को 2 को काट सकते हैं √2 बार, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया फर्स्ट एंड सेकंड बराबर 1/√2। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए पीछे में लिखूंगा। तो इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हमने किया है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों को देखते ही हमें से डर लग जाएगा, सर ये क्या पूछ लिया, पर अगर सोचो तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, गली गली में लुक्खों की तरह नहीं घूम रहे हो, पढ़ रहे हो घर मन लगा के, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बचेगा नहीं। पढ़ लो, यही लास्ट टाइम है, ठीक है ना, घूमो मत फालतू में, कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें। अभी मैं लास्ट में जो आपको इंतजार था, जो ट्रिक बतानी है वो मैं बताऊंगा, और फिर हम इस क्लास को आज के लिए दी एंड करेंगे। अभी मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, ये ध्यान से सुन के जाएं, बहुत इंपोर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलो चलते हैं। आपके सामने है जिसका आपको इंतजार था, LS स्टाइल यानी शॉर्ट ट्रिक। LS स्टाइल में मैं आपको कराता हूं शॉर्ट ट्रिक हमेशा, आपको पता ही है। तो मानव नेत्र से क्या है, इसमें ध्यान से सुनेंगे, बस ज्यादा नहीं है, कुछ बस हो गया कि मानव नेत्र से संबंधित सभी प्रश्नों में, जितने भी मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे वो निकट दृष्टि दोष का हो चाहे दूर दृष्टि दोष का हो, उसमें हमेशा आप यह ध्यान रखेंगे कि U और V आपको ऋणात्मक लेनी है, यानी कि वस्तु की दूरी और यानी V। देखो U तो हमेशा माइनस का होता ही होता है, इसमें मुझे बताना ही क्या है, आप सभी जानते हो कि U होता है जो वस्तु की दूरी, वो हमेशा माइनस लेनी है, हमेशा, ठीक है ना। हमेशा कुछ भी हो, हमेशा आपको जो वस्तु की दूरी है U वो माइनस का लेना है, ठीक है ना। ये आपका जो समझ लो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका U हमेशा वस्तु की दूरी माइनस होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अब आपका जो V है वो आपका, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, वो आपका मानव नेत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसमें V आपको ऋणात्मक लेनी है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि मानव नेत्र के सभी प्रश्नों में U और V माइनस होती है। आप पीछे के 3 प्रश्न उठा के देख सकते हैं, उन तीनों ही प्रश्नों में U और V माइनस के मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष,
और दूर दृष्टि दोष की बात करें, जब सीधे आपके निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन वो आपने पहचान लिया आराम से, मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूं कभी कभी, तो आराम से, यदि आपने पहचान लिया कि प्रश्न निकट दृष्टि दोष का है, ठीक है, तो उस निकट दृष्टि दोष वाले प्रश्न में आप u क्या लेंगे, ये फिक्स है। उसमें आपका u और v में आपको कंफ्यूजन है कि u कौन सा इसमें v कौन सा, f पूछी हुई है, यहां पर इसमें f पूछी हुई है और यहां पर भी f पूछी हुई है, तो आप निकट दृष्टि दोष में u क्या लेंगे और दूर दृष्टि दोष में u क्या लेंगे, ये दोनों में फिक्स है। निकट दृष्टि दोष में आपका u आएगा माइनस के अनंत, ये आप ध्यान रखेंगे। अब u हमारे पास पता चल गया निकट दृष्टि दोष में माइनस अनंत, तो दूसरी वैल्यू दे रखी है ना, वो v की है, बस खत्म बात। देखते ही अब क्या देखें, प्रश्न में देखें कि निकट दृष्टि दोष का है तो u माइनस हो गया, माइनस अनंत, और जो बचा है वो v है, ढेर से रखे और आप आंसर निकाल दो f का, है क्या नहीं। अब दूर दृष्टि दोष में f पूछी हुई है तो u होगा आपका माइनस के 25, बस। तो दूर दृष्टि दोष वाले प्रश्नों में आपको u माइनस 25 लेना है और निकट दृष्टि दोष वाले में u माइनस अनंत लेना है। जब फोकस पूछी हो तो हमेशा सदैव प्रश्नों में फोकस ही पूछता है। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब आपने निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन देखा, u ले ली माइनस अनंत, तो दूसरी वैल्यू बच गई जिसमें कहेगा 100 की, 75 की, ऐसे कुछ बोले, वो आपका v का मान है। u और v के मान मिल गए, लेंथ सूत्र लगा के आप आंसर बता सकते हो। f से आप क्षमता निकाल लो, क्षमता पूछे तो, ठीक है। अब यहां पर दूर दृष्टि दोष में अगर आपको f पूछता है तो सीधे आंख नीचे के आप u लिखोगे माइनस 25, जो दूसरी वैल्यू है वो v की हो जाएगी और u और v की मिलती वैल्यू आप सीधे निकालो फोकस, और अगर क्षमता पूछता है तो क्षमता निकाल दो। और ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें कौन से लेंस का यूज करना है। निकट दृष्टि दोष कौन सा, अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है दूना, तो वो ट्रिक भी यहां लिख देता हूं मैं, दूना। दूना इसका मतलब क्या है, तो जो बच्चे पूरी वीडियो देखकर आए होंगे वो समझ गए होंगे इस ट्रिक का मतलब क्या है, तो इसे मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो उसमें हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं और जितने भी इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैंने आज इसमें करा दिया, और एक न्यूमेरिकल और लिया जो मानव नेत्र से हटके था, जो प्रश्न मैंने देखा कि ये पेपर में आया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको ले लिया। अब ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से मेरे लिए कुछ फायदा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको लक्ष्य देता हूं आपका 600 सब्सक्राइबर का, 600 सब्सक्राइबर का, हमारे 565 सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो आपको लक्ष्य है हमारे 600 सब्सक्राइब कराने का। तो मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो रोज बना रहा हूं, तो मेरी मेहनत को आप समझें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।